देखिए, जो आपका पहला लेसन है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले आपको इसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना होगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्या होती है, इसके लिए आपको बता देता हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित हो जाते हैं और एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। कहने का मतलब है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है वो उससे एकदम अलग होता है। ये हम आपको कल बता चुके हैं, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा आपको वीडियो के माध्यम से समझाएं, हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो जाए। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अर्थात ये देखिए, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसमें जो ये भाग ले रहा है ये क्या है, अभिकारक है। अब इधर देखिए, अभिक्रिया के बाद में उत्पन्न या बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अब ये जो बना है पदार्थ राइट हैंड साइड में, और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होते हैं, राइट हैंड साइड में आपका उत्पाद होता है। ये जो बने होते हैं, ये उत्पाद जो बनते हैं, इसे इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के कई उदाहरण आपको समझना होगा। देखिए, उसको समझने के लिए जैसे आपका भोजन का पचना, भोजन जब पच रहा है, जो भोजन का पकना हो गया, पचना हो गया, जंग का लगना हो गया, सांस लेना, दही का बनना, ये सब किसके उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। देखिए, आप लोग परेशान मत हुए, अगर चित्र जो है क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका जो है मैं फ़ोटो क्लिक करके आपके भेज दूंगा। इसको आपको नोट्स तैयार करना है, इसको आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, और इसकी तैयारी भी आपको अभी से करना शुरू कर देना है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, किसी भी जगह पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। उसका जो लक्षण है उसको देखने के लिए देखिए क्या है लक्षण। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अब किसी अवस्था, मान लीजिए कि वह क्या था, ठोस था, अब वो द्रव में बदल गया, गैस था, अब वो ठोस में बदल गया, गैस था, वो द्रव में बदल गया, तो इसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अब मान लीजिए कोई चीज़ सफ़ेद रंग की थी और उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया तो वो काली हो गई, ग्रीन हो गई, या वाइट थी तो पीली हो गई। गैस का उत्सर्जन, आपको हमने कल बताया था कि अगर प्लास्टिक जला रहे हैं तो उसमें से धुआं भी निकलेगा, कोई चीज़ अलग भी होगा, खाना पक रहा है तो उसमें से भी गैस निकलती है। तो कहने का मतलब है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित हो जाते हैं और एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बन जाते हैं। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि अवस्था परिवर्तन तो हो जाएगा तो नया पदार्थ तो बनेगा ही। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो ये कलम है ये पिंक कलर की है तो इसको जब आप जला देंगे तो ये काली हो जाएगी। इसका रंग परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, और इसको आप फिर से दोबारा ऐसी पेन नहीं बना सकते। तापमान में परिवर्तन,
तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। इसको जब गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो ये क्या होगा, इसका ताप बढ़ जाएगा, और जब ये ताप बढ़ जाएगा तो इससे ही हम क्या बोलते हैं, तापमान में परिवर्तन। भार में परिवर्तन, भार में परिवर्तन का मतलब हो गया कि जब ये पेन जल गई तो इसका कुछ न कुछ भाग जो है क्या हो गया, जल के उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा, कुछ भाग जो है जल जाएगा, पूरा दूसरे अवस्था में बदल जाएगा, द्रव में बदलेगा, उसका भार में परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या हैं, तो सबसे नंबर 1 है अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2 है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का उत्सर्जन, चौथा है तापमान में परिवर्तन, 5वां है भार में परिवर्तन। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 6 जो नंबर अगर आप बता सकते हैं कि इसमें परिवर्तन जो होता है वो स्थायी होता है, हमेशा के लिए होता है। अब देखिए अगला हेडिंग जो है आपका, उसका नाम है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस। देखिए अब हम केमिकल इक्वेशन लिखना है हमको, तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। वाक्य के रूप में हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख दें, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको हमने बताया था कि मैग्नीशियम को जलाएंगे, रिबन को, तो उसके बारे में लिखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब वो लंबा हो जाएगा तो इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है आपको हमने बता दिया है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे आसान विधि होती है, सबसे आसान विधि होती है। देखिए सबसे आसान जो विधि होती है वो होती है कि आप लिख दीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हो जाएगा आपका क्या, अभिकारक। और जब ये तीर के राइट हैंड साइड में जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो है एक लाइन में आपने लिख दिया कि अब ये इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जलाया गया है, तब क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब देखिए अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखें। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखिए पहले क्या समझना है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। आप जिस रासायनिक अभिक्रिया को 5 पेज में, 1 पेज में, 1.5 पेज में लिखेंगे, उसको आप एक लाइन में लिख कर बता सकते हैं। अब देखिए इसको लिखने के लिए हम किसी तत्व के सूत्रों का उपयोग करते हैं। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सूत्र क्या हो जाता है, Mg। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र क्या हो जाता है, O2। और आपको हमने बताया था तीर का जो हेड होता है, ये हेड है, ये किसकी तरफ होगा, उत्पाद की तरफ। तो ये जब बनेगा उत्पाद, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का Mg ले लिए, ऑक्साइड का O ले लीजिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए अगला हेडिंग जो है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, ये एग्जाम में आता है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, या समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है,
कंकाली समीकरण कहलाता है। अब आप देख लीजिए ऊपर ही, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, इसका तो तत्व जो है वो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन को देखिए O2, इधर क्या है O है। इसका मतलब ये समीकरण में दोनों ओर तत्वों की जो संख्या है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो समान नहीं है। इसका मतलब ऐसा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, कंकाली समीकरण होगा। एक उदाहरण और हम समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, और इधर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, तो कैल्शियम में Ca, इधर भी Ca, ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन O2 इधर क्या है O, तो इसका जो परमाणु है वो 2 परमाणु है और यहाँ पे क्या है 1 परमाणु है। आपको हमने बताया था कि परमाणु और अणु किसे कहते हैं। परमाणु क्या होता है, किसे कहते हैं, आप क्लास 9th में लिखवाए हैं, आप देख सकते हैं। एक और अपक्रिया देख लीजिए जो कंकाली रासायनिक समीकरण है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जब इससे अपक्रिया कर रहा है तो देखिए इधर Na2 सोडियम सल्फेट प्लस H2O बनता है, लेकिन NaOH प्लस H2SO4 जब इधर बन रहा है उत्पाद में सोडियम सल्फेट और जल बन रहा है, तो देखिए इधर Na2 है लेकिन इधर क्या है Na है। इसका मतलब Na मतलब सोडियम, इधर सोडियम, ये परमाणु आप इधर का परमाणु 1 है इधर 2 है, लेकिन ये इसलिए कहा जा सकता है कि ये संतुलित नहीं है। SO4 संतुलित है, H2 संतुलित है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ज़्यादा हो गई और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं है, तो मतलब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे बैलेंस हो गई, लेकिन ये वाली ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई। और जो H2 है यहाँ पर क्या है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और एक ये 3, तो मतलब हाइड्रोजन 3 हो गया और इधर हाइड्रोजन क्या हो गया उत्पाद में 2 ही हुआ। समझ आ रही बात, इधर सोडियम 2 हो गया और इधर सोडियम 1 है, इधर हाइड्रोजन 3 है और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, मतलब परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अपक्रिया, यह समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, यह कंकाली समीकरण होता है। तो कई लोग सोचते हैं कि कंकाली समीकरण एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे, तो कंकाली रासायनिक समीकरण आए तो आप उसकी परिभाषा लिख दीजिए, कोई 2 उदाहरण लिख दीजिए। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो आप ये लिख लीजिए, ये लिख दीजिए। अब आप सोचेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों है, तो उसका महत्व आगे पढ़ना है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आपको 9 में हमने पढ़ाया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात के नियम, उसी में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आपको ये चीज़ें हमने 9 में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। कहने का मतलब क्या है, उत्पाद जो होता है इसके तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान की संख्या और इसके द्रव्यमान की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्योंकि आप 10 किलो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड
10-15 लीटर आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो 10 + 10 20 हुआ। या इसको 5 ले लीजिए, 5 kg आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड या 5 लीटर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए 10 लीटर, तो 10 + 5 15 लीटर हुआ। तो इधर भी 15 लीटर ही बनना चाहिए, इधर 15 किलो हुआ अगर, तो इधर भी 15 किलो बनना चाहिए, क्योंकि आप कुछ चीज़ बनाएंगे तो जितना आप डाले रहेंगे सामान उतना ही इधर बनेगा। इसी का जो नियम दिया है किसी वैज्ञानिक ने, उसका नाम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए आगे, उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। कहने का मतलब समझ आ रही बात, कि इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसलिए हम नहीं करते हैं कि इधर ये बराबर नहीं है तो लिख दिए, इधर 2 लिख दिए, इधर 5 लिख दिए, इससे करके संतुलित करना नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। इसलिए उत्पादक, जो उत्पाद होगा और जो अभिकारक होगा, दोनों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। देखिए आगे आपको हम पढ़ाएंगे हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि आपका जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है, उसको अगर आप लोग बताएंगे कि ऐसे सही है वीडियो के माध्यम से पेज पर, तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर आपको ऑडियो के माध्यम से समझाएंगे। जैसा हो आप कमेंट में जो ग्रुप में है उसमें आप बता सकते हैं, ताकि हम आगे आपको इसी माध्यम से पढ़ाएं या तो फिर आपको सिर्फ ऑडियो के माध्यम से पढ़ाएं। थैंक यू।